हमने अपनी जो हमारी लास्ट क्लास हुई थी वो मे भी हमारी फ्राइडे को लास्ट क्लास हुई थी, ठीक है। और उसमें हमने अपना फिज़िकल ऑप्टिक्स स्टार्ट किया था। हमने बोला था फिज़िकल ऑप्टिक्स मतलब ऑप्टिक्स हमारे पास बेसिकली 2 टाइप्स का होता है, एक होता है जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स, एक हमारे पास होता है फिज़िकल ऑप्टिक्स। जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स में हम इतना कुछ नहीं पढ़ रहे होते। हमने अपने लेवल 10th में भी जियोमेट्रिक ऑप्टिक्स पढ़ा है, जिसमें हम क्या पढ़ रहे थे, हम बेसिक इंस्ट्रूमेंट्स को पढ़ रहे थे, लेंसेज को पढ़ रहे थे, राइट। कनकेव लेंस क्या होता है, कॉन्वेक्स क्या होता है, तो हमारे पास लेंसेज थे। तो वो हमारे 10th क्लास का था। उसके बाद फिज़िकल ऑप्टिक्स हमारे पास आया 11th क्लास में, जिसमें हम वेव पार्टिकल नेचर पढ़ेंगे, लाइट का थ्योरीज पढ़ेंगे कि कौन सी थ्योरी आई, जिसमें से हमने फर्स्ट थ्योरी तो डिस्कस कर ही ली थी, न्यूटन्स की कॉर्पसल थ्योरी, जो कि हमें किस ईयर में दी थी, 1675 में दी थी। न्यूटन ने कौन सी थ्योरी दी, न्यूटन ने दी न्यूटन्स कॉर्पसल थ्योरी। भाई इसका कॉर्पसल नाम क्यों रखा गया, क्योंकि इन्होंने बोला जो हमारे पास है ना ल्यूमिनस बॉडी है ना, ये हमारे पास इन द फॉर्म ऑफ टाइनी पार्टिकल्स होती है। ल्यूमिनस बॉडी जो लाइट एमिट करती है, ल्यूमिनस बॉडी वो बॉडी जो कि अपने आप से लाइट एमिट कर सके, इट हैज़ इट्स ओन लाइट। वो बॉडी अगर अपनी आप से लाइट को एमिट करे, ठीक है, और वो लाइट हमें मिले इन द फॉर्म ऑफ टाइनी पार्टिकल्स, उन पार्टिकल्स को हमने बोल दिया कॉर्पसल्स। इसलिए इस थ्योरी का नाम पड़ दिया न्यूटन्स कॉर्पसल्स थ्योरी, ठीक है। फिर कॉर्पसल्स भाई क्या है, कॉर्पसल्स हमारे पास पार्टिकल्स हैं जो कि स्ट्रेट मोशन करते हैं, और इस स्ट्रेट मोशन को ही हमने बोला था कि दिस इज़ रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन, ठीक है, मतलब स्ट्रेट लाइन वाली मोशन। आपने देखा होगा सूरज से जो लाइट मिलती है डेफिनेटली स्ट्रेट लाइन में ही आती है, कोई घुमा फिरा के नहीं आ रही होती रोल होके या स्प्रिंग की तरह। थर्ड हमारे पास ये हमें पोस्टुलेट दिया था कि सवाल पूछा गया भाई, सूरज से अगर लाइट आती है, देखो अगर आपके पास पार्टिकल्स आपके आपको लगेंगे तो डेफिनेटली आपको फील तो होना चाहिए ना। लेकिन भाई अगर सूरज के नीचे आप लोग खड़े हो जाओ और वो उसके सूरज के पार्टिकल्स, क्योंकि हमने बोला था लाइट हमें जो मिलती है इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल्स मिलती है, तो भाई पार्टिकल्स हमारे सर पे आके या हमारी स्किन के ऊपर आके लगते हैं, तो हमें क्यों नहीं फील हो रहा होता कि हमें कोई आके थप्पड़े मार रहा है या हमारे ऊपर कोई चीज़ फेंक के मार रहा है। वो इसलिए हमारे पास नहीं फील होता क्योंकि हमें बोला गया कि कॉर्पसल्स जो हैं, पार्टिकल्स जो हैं, वो हमारे पास मासलेस है, मतलब उनका मास बिल्कुल नेग्लिजिबल है, ठीक है, बिल्कुल मासलेस है। वो इलास्टिक हैं, इलास्टिक मतलब वो अपनी शेप को चेंज नहीं कर सकते, वो अपनी शेप को रिटेन कर लेंगे, दोबारा से अपनी सेम शेप इख्तियार कर लेंगे। अगर सर्कल शेप है तो वो सर्कल ही मतलब उसको अगर आप ट्रायंगल बनाने की कोशिश भी करोगी ना, फिर भी वो सर्कल में ही आ जाएगा। इसकी बेस्ट एग्जांपल होती है स्प्रिंग। स्प्रिंग को आप कितना भी खींच लो वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगी। तो ये इलास्टिक है, अपनी पोजीशन को पार्टिकल्स चेंज नहीं करेंगे, अपनी शेप्स को चेंज नहीं करेंगे, रिजिड है मतलब हार्ड है, वो शेप को चेंज करना बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते। फोर्थ हमने ये पोस्टुलेट पढ़ा था कि जो कॉर्पसल्स हैं हमारे पास वो डिफरेंट साइज़ के होते हैं और डिफरेंट शेप के होते हैं। इसकी हमें बेस्ट एग्जांपल दी गई कि विगब्योर हमारे पास जो विजिबल लाइट का स्पेक्ट्रम बनता है, वो अभी हम आज की क्लास में ही पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम और विजिबल लाइट का स्पेक्ट्रम। विगब्योर में हमारे पास विजिबल लाइट के जो पार्टिकल्स के साइज़ होंगे वो कम है, और ब्लू लाइट के जो हमारे पास वो ब्लू नहीं सॉरी रेड लाइट के जो हमारे पास पार्टिकल्स हैं उनका साइज़ ज़्यादा है। तो इसी तरह बताया गया कि हर लाइट के साइज़ मतलब पार्टिकल्स के साइज़ अलग होते हैं, शेप्स अलग होती हैं, ठीक है। फिफ्थ पोस्टुलेट हमें ये बताया कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है। भाई रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कैसे होता है, अगर आपके पास कोई लाइट आ रही है यूँ, उसको हम इंसिडेंट रे बोल देते हैं, वो किसी सरफेस से हिट करके रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, ठीक है। तो अगर वो सरफेस स्मूथ है, हमारे पास बिल्कुल स्मूथ सरफेस है, तो वो हमारे पास उसका जो एंगल होता है इंसिडेंट का और रिफ्लेक्टेड का वो बिल्कुल इक्वल हो जाता है, ठीक है। फिर हमने सिक्स्थ वाला पोस्टुलेट पढ़ा था कि डेंसर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होती है, जो कि अभी के हिसाब से बिल्कुल भी नहीं है। डेंसर मीडियम में बहुत कम होती है स्पीड ऑफ लाइट, लेकिन न्यूटन के हिसाब से इन 1675 जो इसने थ्योरी दी उसमें इसने ये बोला गया कि डेंसर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट हमारे पास ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू रेयरर मीडियम में कम होती है। तो सिक्स पॉइंट भी हमने कर लिया, डेंसर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होती है, रेयरर मीडियम में कम होती है। ये हमने प्रूव किया था बाय एन एक्सपेरिमेंट। वाटर के अंदर, एयर के अंदर आप लोग वॉल्यूम सेम रख लो, कांस्टेंट रखो, क्योंकि डेंसिटी हम कैसे फाइंड कर सकते हैं
मास पर यूनिट वॉल्यूम से। वॉल्यूम अगर हमने कांस्टेंट रख लिया तो हमें पता है वाटर में जो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा होती हैं, तो पार्टिकल ज़्यादा आ सकते हैं। भाई अब तो पूरा मास के ऊपर डिपेंड कर रहा है ना, वॉल्यूम तो बिल्कुल कांस्टेंट हो गया। तो अब भाई गैसेस के अंदर तो हमारे पास मास कम होता है, वाटर के अंदर ज़्यादा होता है, तो इसलिए बोल दिया गया कि वाटर के अंदर स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू एयर के अंदर। मतलब रेयरर के अंदर स्पीड ऑफ लाइट कम, डेंसर के अंदर स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा। ये हमारे पास था 6th पोस्टुलेट। 7th पोस्टुलेट में हमने रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ा था कि अगर हमारे पास कोई लाइट रे है वो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ आ रही है तो वो रिफ्रैक्ट होगी टूवर्ड्स नॉर्मल। ये हमने पूरा पढ़ा था, क्यों रिफ्रैक्ट होगी, फोर्सेस की वजह से। फिर इसके ड्रॉबैक्स क्या है भाई, 1800 ईयर में थॉमस यंग्स डबल स्लिट करके हमारे पास एक्सपेरिमेंट आया, ठीक है। और भाई क्योंकि न्यूटन ने बोला था कि जो लाइट है ना वो हमारे पास टाइनी पार्टिकल्स की बनी हुई है, तो मुझे बताओ क्या पार्टिकल्स इंटरफेरेंस शो कर सकते हैं, डायफ्रैक्शन या पोलराइजेशन शो कर सकते हैं, यस और नो, बोलो। डेफिनेटली नो, ये इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन, डायफ्रैक्शन, ये हमारे पास प्रॉपर्टीज़ हैं वेव्स की, पार्टिकल्स की ये प्रॉपर्टीज़ नहीं है हमारे पास। तो इसलिए इस वजह से भी ये ड्रॉबैक हो गया कि भाई न्यूटन ने तो बोला पार्टिकल्स हैं, लेकिन ये तो भाई आगे चल के हमें पता चला कि ये लाइट हमारे पास इंटरफेयर भी करती है, पोलराइज भी करती है, डायफ्रैक्ट भी करती है, ये कैसे हुआ, ठीक है। फिर 1850 के अंदर लियोन फोकल्ट का नाम का एक बंदा आया जिसने बोला कि रेयर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा है और डेंसर मीडियम में कम है, जो कि हम अभी के लिए पढ़ते हैं कि रेयर मीडियम में वही ज़्यादा है स्पीड ऑफ लाइट और डेंसर में कम है, विच इज़ एक्चुअली ट्रू, है ना, कि रेयर के अंदर ज़्यादा होती है, वाटर के अंदर आप लाइट को मारोगे बहुत कम होगी, लेकिन न्यूटन ने बोला था डेंसर के अंदर ज़्यादा है, रेयर के अंदर कम है। तो लियोन फोकल्ट ने ये एक्सपेरिमेंट से प्रूव किया था कि रेयर के अंदर स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा है, डेंसर के अंदर कम है, इसलिए भी न्यूटन की थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया गया। मुझे बताओ न्यूटन की कॉर्पसल थ्योरी बिल्कुल क्लियर है, ताकि हम आज के टॉपिक के ऊपर जाएं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम और विजिबल लाइट का स्पेक्ट्रम। ठीक है, ये तो हमारी क्लियर हो गई। देखो ये हमारी बुक में नहीं दिया हुआ, अगर आप सिंध बुक को उठाओगे, सिंध बुक की स्टार्टिंग जो हुई हुई है ना वो आपकी हुई हुई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम से, फिर आपको विजिबल लाइट का स्पेक्ट्रम दिया हुआ है। तो ये जो न्यूटन की कॉर्पसल थ्योरी है ये मैंने अपनी तरफ से पढ़ाई है आपको, ठीक है। और वो पता भी होना चाहिए ना कि न्यूटन की कॉर्पसल थ्योरी है क्या, बस सुनते रहते हैं कि न्यूटन की कॉर्पसल थ्योरी है, न्यूटन की कॉर्पसल थ्योरी है, न्यूटन ने लाइट के ऊपर बहुत कंट्रीब्यूट किया, क्या कंट्रीब्यूट किया ये तो हमें आज तक नहीं पता था, अब तो डेफिनेटली हमें पता चल गया होगा। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम हमारे पास बुक का हमारे पास फर्स्ट टॉपिक है। अब भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम मैं आपको बुक की एक एक लाइन नहीं रट के बताऊंगी कि एक्सरे कहाँ यूज़ होती है, गामा रे कहाँ यूज़ होती है, दिस इज़ रट्टाफाइड टॉपिक, हमें बस एक कॉन्सेप्ट समझना है। सबसे पहले हमारे पास जो आती है, मैं एक टेबल बना रही हूँ यहाँ पे ताकि हमें थोड़ी आसानी हो जाए। ये हमारे पास आ गई टेबल। देखो इतना हमारे पास जो पोर्शन है मैं कर लेती हूँ ये गामा रेस को, तो गामा रेस हम ऐसे करते हैं, फिर मैं इसको दे रही हूँ एक्स रेस का। अभी मैं बना रही हूँ, आप लोग बिल्कुल टेंशन मत करना ये कैसे भाई डिफ्रेंशिएट हो रहा है। ये हमारे पास आ गया यूवी रेस, ठीक है, यूवी मतलब अल्ट्रा वायलेट रेस। अभी ये जो पोर्शन है ना, इस पोर्शन में हमारे पास आता है विजिबल लाइट, VL मतलब विजिबल लाइट, और हमें पता है विजिबल लाइट का भी स्पेक्ट्रम है, ये हम पढ़ेंगे अभी, विजिबल लाइट को भी हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। विजिबल लाइट के बाद आता है इंफ्रारेड रेस, तो IR लिख रही हूँ मतलब इंफ्रारेड रेस। उसके बाद हमारे पास आती है माइक्रोवेव्स, माइक्रोवेव्स, ठीक है, मतलब बहुत छोटी वेव्स। फिर हमारे पास आती है डेफिनेटली कौन सी, रेडियो वेव्स। रेडियो वेव्स दो टाइप की होती हैं, एक शॉर्ट होती है एक लॉन्ग होती है, तो मैंने इसको डबल मिला के लिख लिया, शॉर्ट प्लस लॉन्ग रेडियो वेव्स ही लिख लिया। अब ये हमारे पास है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, लाइट हमारे पास अभी के अगर हिसाब से पढ़ा जाए ना कि लाइट इज़ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है हमारे पास लाइट, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम हमारे पास क्या है, जब आपके पास आप अपनी लाइट को किसी ऐसे मीडियम से गुजारोगे, मतलब किसी प्रिज्म से गुजारोगे, तो वो आपके पास कुछ कलर्स में आपको दिखेंगी,
अब वो कलर्स तो डेफिनेटली गामा रेस का कोई कलर नहीं होता, एक्स रेस का कलर नहीं है, यूवी का कलर नहीं है, हमें सिर्फ दिखता है विजिबल लाइट्स, हमें विजिबल पोर्शन दिखता है, लेकिन ये भी हमारे पास होती हैं। अब देखो गामा रेज, एक्स रेज, यूवी मतलब अल्ट्रावायलेट, फिर विजिबल लाइट आती है जो हमें दिखती है 7 कलर, फिर हमारे पास इंफ्रारेड वेव्स, माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स। इनका ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है और पास्ट पेपर में आया हुआ है क्वेश्चन से कि फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा किसकी है। तो फ्रिक्वेंसी आप लोग यहाँ से देखो, फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा है गामा रेस की, यहाँ पर फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा किसकी है, गामा रेस की है। यहाँ तक जाती जाएगी, आगे जाती जाएगी तो कम होती जाएगी, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ सबसे ज़्यादा कम फ्रिक्वेंसी किसकी है, विच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या विच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पार्ट हैज़ लोएस्ट फ्रिक्वेंसी। गामा रे। नहीं, मैंने लिखा है ना गामा रेस के ऊपर तो ज़्यादा है फ्रिक्वेंसी। गामा की पेनिट्रेशन ज़्यादा होती है, रेडियो वेव। वो मैं पेनिट्रेशन पर भी आ रही हूँ। अभी देखो फ्रिक्वेंसी हमारे पास सबसे ज़्यादा है गामा रेस की, फिर एक्स रेस की, फिर अल्ट्रावायलेट, फिर विजिबल लाइट, फिर इंफ्रारेड, फिर माइक्रोवेव्स, फिर रेडियो वेव्स, मतलब रेडियो वेव्स की सबसे कम है फ्रिक्वेंसी। फ्रिक्वेंसी है क्या, नंबर ऑफ साइकिल्स इन अ सेकेंड, कितनी साइकिल्स बनेंगी एक सेकेंड में, वो हमारे पास कहलाती है फ्रिक्वेंसी, ठीक है। तो फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा गामा रेस की है, मतलब गामा रेस की साइकिल्स एक सेकंड में सबसे ज़्यादा बनेंगी। समझ आ रहा है फ्रिक्वेंसी का कॉन्सेप्ट। फिर भाई अब फ्रिक्वेंसी और वेवलेंथ आपस में क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो भाई जिसके पास फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा उसके पास वेवलेंथ सबसे कम या सबसे ज़्यादा, सबसे कम। तो वेवलेंथ यहाँ पर हमारे पास सबसे कम है, मतलब गामा रेस की वेवलेंथ सबसे कम है। और फिर यहाँ तक आते आते रेडियो वेव्स तक वेवलेंथ सबसे ज़्यादा हो जाएगी। और वेवलेंथ हमारे पास है क्या भाई, ट्रफ से ट्रफ का डिस्टेंस, क्रस्ट से क्रस्ट का डिफरेंस हमारे पास कहलाता है वेवलेंथ, जिसको हम लैम्डा से शो करते हैं, ठीक है। तो डेफिनेटली अगर हमारे पास फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है, मतलब नंबर ऑफ साइकिल्स इन अ सेकेंड ज़्यादा है, तो उनकी वेवलेंथ तो कम होगी ना, इसलिए तो वो एक सेकेंड में ज़्यादा से ज़्यादा अपनी साइकिल को कंप्लीट कर रहे हैं, तो वेवलेंथ तो सबसे कम हो जाएगी। तो इसलिए फ्रिक्वेंसी और वेवलेंथ आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी गामा रेस की, सबसे कम वेवलेंथ गामा रेस की, सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी गामा रेस की, सबसे कम फ्रिक्वेंसी रेडियो वेव्स की, सबसे ज़्यादा वेवलेंथ रेडियो वेव्स की। मुझे बताओ इतना क्लियर है। ये हमारे पास है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। बुक में आपके पास इसके यूजेस भी दिए हुए हैं, दैट इज़ योर हेडेक कि आपको कैसे रीड करना है, ठीक है। अब हम विजिबल लाइट को ब्रेक करते हैं। देखो विजिबल लाइट का फिर दोबारा से अलग से स्पेक्ट्रम बनता है। ये तो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव था जिसमें हमारे पास विजिबल लाइट भी आती हैं। फिर विजिबल लाइट अलग से कैटेगराइज होती है 7 कलर्स में। ये तो आपको पता है ना, 7 कलर्स। भाई कौन से कलर्स हैं 7? हमारे पास होता है विगब्योर, आई एम सॉरी, ठीक है, ये रहा हमारे पास होता है विगब्योर। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं वॉयलेट, विग। भाई वॉयलेट के बाद क्या आना चाहिए, इंडिगो। इंडिगो। इंडिगो के बाद विग, ग्रीन। ग्रीन। ग्रीन के बाद इट इज विबग्योर। विबग्योर होता है ना। अच्छा विबग्योर है, आई एम सॉरी देन आई एम मिस्टेकन। विबग्योर है तो ब्लू पहले आएगा ना, मुझे लगा विगब्योर ठीक है, विब मतलब वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, उसके बाद ग्रीन आएगा, विबग्योर, ठीक है। फिर वाई से येलो, ये हमारे पास विजिबल लाइट का है जो हमें दिखता है, येलो। उसके बाद ऑरेंज, ऑरेंज माय कलर। उसके बाद रेड,
अब इसमें भी हमारे पास, मुझे बताओ फ्रीक्वेंसी इसमें सबसे ज़्यादा किसकी होगी? रेड की। दोबारा देखो, अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को देखो, फ्रीक्वेंसी यहाँ से बढ़ती है, ठीक है, तो जब विजिबल लाइट पर आएगी तो यहाँ की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी, है ना, और यहाँ की सबसे कम होगी, ऐसा ही है या नहीं? यस और नो? मुझे बताओ यहाँ की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी या यहाँ की, लेफ्ट की या राइट की? लेफ्ट। लेफ्ट की ज़्यादा होगी ना, क्योंकि हम यहाँ से पढ़ रहे हैं। अल्ट्रावायलेट गामा की सबसे ज़्यादा, फिर एक्सरेज की ज़्यादा, फिर अल्ट्रावायलेट की ज़्यादा, फिर विजिबल लाइट है तो विजिबल लाइट की यहाँ पर ज़्यादा होगी, क्योंकि विजिबल लाइट दोबारा 7 कलर्स में ब्रेक हुआ है, 7 कलर्स, तो विजिबल लाइट की जो पहला कलर होगा उसकी सबसे ज़्यादा होगी, और जो लास्ट 7th कलर होगा उसकी सबसे कम होगी, डेफिनेटली ऐसा ही है। फिर इंफ्रारेड की, फिर माइक्रो, फिर रेडियो, रेडियो वेव्स तक तो फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा कम हो जाएगी। तो वॉयलेट की फ्रिक्वेंसी भाई सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है, सबसे ज़्यादा, और दोबारा ये आते आते यहाँ पर रेड तक सबसे कम हो जाएगी। वेवलेंथ बताओ, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रिक्वेंसी होता है, तो सबसे ज़्यादा या सबसे कम किसकी होगी? वॉयलेंस सबसे कम। वॉयलेट की वेवलेंथ सबसे कम होगी डेफिनेटली, और फिर वहाँ तक जाते जाते इट विल डेफिनेटली इंक्रीज, तो रेड कलर की जो हमारे पास वेवलेंथ होगी वो सबसे ज़्यादा होगी। तो मुझे बताओ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम और विजिबल लाइट का स्पेक्ट्रम क्लियर है? ये आपके बुक के पहले 2 टॉपिक्स हैं। यस। फिर बुक में आपको सेकंड टॉपिक दिया हुआ है, वो है वेव फ्रंट का। वेव फ्रंट के बाद जो आपका थर्ड टॉपिक दिया है ना आपकी बुक ने, सिंध की बुक अगर आप खोलोगे डेफिनेटली, तो थर्ड टॉपिक इन लोगों ने दिया है हाइजेंस प्रिंसिपल का, ठीक है, और मैं आप लोगों को हाइजेंस प्रिंसिपल पहले पढ़ा रही हूँ, फिर मैं आप लोगों को वेव का जो फ्रंट है वो पढ़ाऊँगी। तो पहले हम पढ़ें हाइजेंस का प्रिंसिपल। तो बुक आप डेफिनेटली आप मेरे पढ़ाने के बाद आप बुक की रीडिंग पढ़ लेना। देखो हमने बोला था 1675 में न्यूटन की थ्योरी आई थी। अब भाई न्यूटन की थ्योरी को साथ साथ लेके चलते हैं, ठीक है, क्योंकि उसका ड्रॉबैक के बाद ही हमारे पास माना गया था कि हाइजन की थ्योरी सही है, ठीक है, तो न्यूटन की थ्योरी के बाद माना गया था। लेकिन इंटरेस्टिंग थिंग बताऊँ क्या है, जब न्यूटन ने अपनी थ्योरी दी थी ना 1675 में, उसी वक्त में 1678 में, देखो 1675 में न्यूटन ने अपनी थ्योरी दी, 3 सालों के बाद हाइजन ने भी अपनी थ्योरी, क्रिश्चियन साइंटिस्ट है ये, क्रिश्चियन साइंटिस्ट जिसको हमने बोला गया है, हाइजन ने अपनी थ्योरी दे दी, देखो 3 सालों के बाद। लेकिन किसी को पता ही नहीं था, ठुप पता ही नहीं था कि हाइजन ने अपनी थ्योरी भी दी है। सबने सिर्फ माना कि न्यूटन ने अपनी थ्योरी दी है, और 300 साल तक हमने पढ़ा ना, 1800 ईयर तक उसके फिर ड्रॉबैक्स आने स्टार्ट हुए हैं, लेकिन 18 साल तक उसकी थ्योरी को सही माना लोगों ने, ठीक है, 200 प्लस समथिंग सालों तक न्यूटन की थ्योरी को सही माना। लेकिन देखो न्यूटन की थ्योरी 1675 में आई थी, 3 सालों बाद हाइजन की थ्योरी भी आई थी, जिसको किसी ने माना ही नहीं, और 1800 के बाद इस बेचारी के थ्योरी को माना गया कि भाई हाइजन की थ्योरी भी थी, जो कि भाई काम की थी, और ये बंदा बेचारा मर गया 1690 में, 1678 में अपनी थ्योरी देकर, और 1690 में ये बेचारा मर गया। मतलब जब इसकी थ्योरी को लोगों ने मानना स्टार्ट किया, ये बेचारा जिंदा ही नहीं था दुनिया में। कितनी दुख की बात है, इसने कितना काम किया, इसको वो खुशी भी नहीं मिली, वेरी सैड। ठीक है, तो भाई 1678 के अंदर इसकी थ्योरी भी आ गई थी, लेकिन लोगों ने इसकी थ्योरी को मानना स्टार्ट किया 1800 में। फेमस कब हुई आप लोग बोल सकते हो इसकी थ्योरी? 1800 में, जब न्यूटन की थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया गया, ड्रॉबैक्स आ गए कि भाई वो इंटरफेयर नहीं कर सकती, डायफ्रैक्ट नहीं कर सकती, पोलराइज नहीं कर सकती, और रेयर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होती है और डेंसर के अंदर कम होती है, तो ये हमारे पास न्यूटन की कॉर्पसल थ्योरी नहीं एक्सप्लेन कर पा रही थी। अब हाइजन की थ्योरी ये सब कुछ एक्सप्लेन करेगी हमारे पास। तो हाइजन की थ्योरी का हमारे पास फर्स्ट पोस्टुलेट क्या है, हम पढ़ते हैं।
आप लोग को थोड़ा इंट्रो क्लियर हुआ कि इसकी थ्योरी कब आई और क्यों नहीं माना? क्योंकि न्यूटन की थ्योरी उस टाइम थी और न्यूटन बहुत बड़े बड़े माने जाते थे, तो न्यूटन की थ्योरी को ज़्यादा प्रेफरेंस दी। 200 साल तक उसकी थ्योरी को चलाया, लेकिन फिर पता चला कि ड्रॉबैक्स हैं। और फिर 18 साल के बाद पता चला कि हाइजेंस की थ्योरी भी थी जो कि न्यूटन के दौर में ही दी गई थी, लेकिन हमें तो पता ही नहीं था। फिर 1800 के बाद इसको माना गया। चलो, फर्स्ट पॉस्टुलेट हमारे पास हाइजेन की प्रिंसिपल का है। जो हमारे पास लाइट है ना, वो हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव है। मुझे बताओ न्यूटन ने क्या कहा था, लाइट क्या है? ट्रांसवर्स कैसे? मैंने बताया था, न्यूटन ने बताया था कि उसकी लाइट जो है वो टाइनी पार्टिकल्स हैं, कॉर्पसल्स हैं। मतलब उसकी तो वेव की कोई बात ही नहीं हुई थी ना। अब यहाँ पर देखो, इसने बता दिया कि फर्स्ट इसका पॉस्टुलेट ही आ गया हाइजन के प्रिंसिपल का, कि जो लाइट है वो हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव है। और आप लोगों को पता होना चाहिए कि वेव हमारे पास दो टाइप्स की होती हैं। एक होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, दूसरी होती है मैकेनिकल वेव्स। ठीक है, मैकेनिकल वेव्स जिनको हमारे पास मीडियम चाहिए होता है, रिक्वायर्स मीडियम टू प्रोपोगेट। याद है ना जो हमने मैट्रिक में पढ़ा था सारा? और वो भाई वेव्स जिनको मीडियम नहीं चाहिए प्रोपोगेट करने के लिए, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। तो इन्होंने बोला लाइट जो हमारे पास है वो लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव है, जिसको रिक्वायर है मीडियम ट्रैवल करने के लिए। मतलब लाइट को ट्रैवल करने के लिए मीडियम रिक्वायर है, जो कि अगर अभी के दौर में पढ़ा जाए तो लाइट इज़ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, हमने पढ़ा है, जिसको रिक्वायर नहीं है मीडियम। लेकिन भाई हाइजन ने बोला कि इसकी जो लाइट है वो लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव है। चलो खैर, वेव पर तो पहुंचा, पार्टिकल्स तो नहीं बोला खैर, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नहीं बोला, लेकिन वेव तक तो पहुंच गया ना, विच आई फील गुड अबाउट हिम। चलो, ये हमारे पास फर्स्ट इसका पॉस्टुलेट था। सेकंड पॉस्टुलेट इसने क्या बोला, लिख लेते हैं पहले तो। ये बहुत अच्छा पॉइंट है, एक मिनट, स्पेलिंग गलत हो जाए तो प्लीज़ मत बोलना मुझे। इसने हमें दी, इसका जो सेकंड पॉस्टुलेट है, इसने हमें दी ल्यूमिनिफेरस ईथर थ्योरी। अब क्या मतलब है इस ल्यूमिनिफेरस ईथर थ्योरी का? भाई पूरे यूनिवर्स के अंदर बहुत ज़्यादा डाइल्यूट, डाइल्यूट किसको बोलते हैं? आप लोगों ने एसिड के टर्म में बहुत ये डाइल्यूट और कंसनट्रेटेड पढ़ा होगा। मुझे बताओ डाइल्यूट किसको बोलते हैं? मोर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर। मोर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, सही है बिल्कुल। या लेस कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, ये भी बिल्कुल सही है। तो भाई वो हमारे पास पूरे जो हमारे पास यूनिवर्स में हमारे पास बहुत डाइल्यूट, मतलब जिसके पास वाटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा है और सॉल्यूट का कंसंट्रेशन कम है, बहुत डाइल्यूट और बहुत ज़्यादा इलास्टिक मीडियम प्रेजेंट है हमारे पूरे यूनिवर्स में। कैसा मीडियम प्रेजेंट है? बहुत डाइल्यूट, जिसके अंदर कंसंट्रेशन बहुत कम है, डाइल्यूट है, और बहुत इलास्टिक मीडियम प्रेजेंट है। और उस मीडियम को इन लोगों ने बोल दिया कि ईथर है। तो मुझे बताओ ईथर का फिनोमेना क्लियर है कि ईथर क्या, ईथर क्यों बोला इसने? कि हमारे पूरे दुनिया में, पूरे यूनिवर्स में एक ऐसा मीडियम प्रेजेंट है जो कि बहुत ज़्यादा डाइल्यूट है, बहुत ज़्यादा इलास्टिक है, उसको उन्होंने ईथर बोल दिया। और ल्यूमिनिफेरस का मतलब क्या? मीडियम दैट हेल्प्स इन लाइट ट्रांसमिशन। लाइट को ट्रांसमिट करने के लिए जो मीडियम रिक्वायर होता है वो होता है ल्यूमिनिफेरस। तो ल्यूमिनिफेरस ईथर थ्योरी मतलब वो मीडियम जो हमारे पास डाइल्यूट है और इलास्टिक है और लाइट को ट्रांसमिट करने के लिए हेल्प करता है, उस मीडियम को हमने कंबाइनली बोल दिया ल्यूमिनिफेरस ईथर। क्लियर है या नहीं? रिपीट। बिल्कुल। देखो, ल्यूमिनिफेरस का मतलब है वो मीडियम जो कि हेल्प करे लाइट की ट्रांसमिशन को, लाइट को ट्रांसमिट करने के लिए जो मीडियम हेल्प करता है हम उसको बोलते हैं ल्यूमिनिफेरस। ईथर हम उसको बोलते हैं जो कि हमारी पूरी दुनिया में, हमारी यूनिवर्स में एक ऐसा मीडियम जो कि डाइल्यूट है और बहुत ज़्यादा इलास्टिक है, उस मीडियम को हमने बोल दिया ईथर।
तो कंबाइनली ल्यूमिनिफेरस ईथर का मतलब क्या है, वो मीडियम पूरे यूनिवर्स में जो कि बहुत ज़्यादा डाइल्यूट है और बहुत ज़्यादा इलास्टिक है और वो हेल्प कर रहा है लाइट को टू बी ट्रांसमिटेड, उस मीडियम को हमने बोल दिया ल्यूमिनिफेरस ईथर। क्लियर और नॉट? ठीक है। अब भाई ल्यूमिनिफेरस ईथर क्यों बोला गया, ये हमारे पास थर्ड पोस्टुलेट इसको एक्सप्लेन करेगा। देखो, हमें पता है लॉन्गिट्यूडनल वेव की स्पीड हम कैसे फाइंड करते हैं, अभी आपको बिल्कुल याद नहीं होगा। लॉन्गिट्यूडनल वेव की स्पीड हम कैसे फाइंड करते हैं, वी हैव अ प्रॉपर फॉर्मूला फॉर इट। लॉन्गिट्यूडनल वेव की स्पीड का बताती हूँ। ये हमारे पास फॉर्मूला है v इज इक्वल टू अंडर रूट ई अपॉन रो। अब आपको पता है रो क्या है, मुझे बताओ, व्हाट इज रो हियर? कांस्टेंट। रो कांस्टेंट नहीं है, रो डेंसिटी है। और ई क्या है, ई इलास्टिसिटी है। अब मेरी डेफिनेशन पर आप लोग गौर करना और मुझे बताना, वो मीडियम पूरे यूनिवर्स में जो कि बहुत ज़्यादा डाइल्यूट है, तो डाइल्यूट है, डेंसिटी ज़्यादा है या कम है डाइल्यूट की? ज़्यादा। दोबारा से सुनो, बहुत ज़्यादा डाइल्यूट है, मास पर यूनिट वॉल्यूम होती है डेंसिटी, वॉल्यूम मतलब वाटर ज़्यादा है और मास कम है सॉल्यूट का, तो डेंसिटी क्या होगी? मास कम है, वॉल्यूम ज़्यादा है, तो डेंसिटी ओवरऑल कम हो गई, मास कम है क्योंकि मास से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। तो मुझे बताओ ये डेंसिटी कम हो गई क्योंकि मैंने बोला कि पूरे यूनिवर्स में बहुत ज़्यादा डाइल्यूट मीडियम और बहुत ज़्यादा इलास्टिक मीडियम, तो इलास्टिसिटी ज़्यादा और कम? ज़्यादा। तो देखो यही हमारे पास रिलेशन बन रहा है कि वेलोसिटी हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इलास्टिसिटी के, इलास्टिसिटी ज़्यादा तो स्पीड भी ज़्यादा ही आएगी, और डेंसिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब डेंसिटी कम तो वेलोसिटी ज़्यादा, अगर डेंसिटी ज़्यादा तो वेलोसिटी कम। लेकिन क्योंकि हमें बोला हुआ है कि हमारे पास वो मीडियम जो कि बहुत ज़्यादा डाइल्यूट है, मतलब डेंसिटी ओवरऑल कम है, और हमारे पास बहुत ज़्यादा इलास्टिक है, मतलब इलास्टिसिटी ज़्यादा है, तो डेफिनेटली उसकी वेलोसिटी क्या होगी, ज़्यादा या कम? हाँ कम क्यों, ज़्यादा होगी ना, इलास्टिक बहुत ज़्यादा है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी इलास्टिसिटी के है, और डाइल्यूट है मतलब डेंसिटी कम तो वेलोसिटी ज़्यादा। तो ये हमारे पास जो सेकंड पॉइंट था, पोस्टुलेट था ल्यूमिनिफेरस ईथर थ्योरी, वो ज़्यादा एक्सप्लेन किया गया बाय द हेल्प ऑफ थर्ड पोस्टुलेट जो कि लॉन्गिट्यूडनल वेव हमें बताती है, v इज इक्वल टू अंडर रूट ई अपॉन रो, वेयर e इज योर इलास्टिसिटी ऑफ द मीडियम एंड रो इज द डेंसिटी ऑफ द मीडियम। क्लियर? आगे बढ़ें। फोर्थ पोस्टुलेट हमारे पास क्या आया? फोर्थ पोस्टुलेट हमारे पास आया कि ये लोग रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन करते हैं, मतलब स्ट्रेट लाइन में करते हैं। तो ये तो भाई ये कोई न्यू टॉपिक, ये कोई न्यू पोस्टुलेट नहीं था, ये पोस्टुलेट हमें न्यूटन साहब ने भी दिया था कि हमारे पास लाइट जो है, जो लाइट के पार्टिकल्स हैं वो हमारे पास रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन करते हैं, रेक्टिलिनियर मोशन करते हैं। तो यहाँ पर भी इसने सेम ही बात उठा के बोल दी कि हमारे पास रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन करती है हमारी लाइट। मतलब अब हमें पता है लाइट इज़ द लॉन्गिट्यूडनल वेव, मतलब स्ट्रेट मूव करेगी, तो इसके पार्टिकल्स कैसे मूव करेंगे, डेफिनेटली ऑक्सीलेट करेंगे ना, तो वो भी स्ट्रेट डायरेक्शन में करेंगे, मतलब रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन कर रहे हैं स्ट्रेट लाइन में। समझ आई? फिर भाई फिफ्थ पोस्टुलेट हमारे पास क्या होता है? फिफ्थ पोस्टुलेट दोबारा वही न्यूटन साहब वाला सेम ही है कि हमारे पास, एक मिनट, कि हमारे पास डिफरेंट लाइट कलर्स की डिफरेंट वेवलेंथ्स होगी। उन्होंने भाई न्यूटन के पॉइंट को थोड़ा सा इनहांस कर दिया। मुझे बताओ न्यूटन ने क्या कहा था, डिफरेंट लाइट की क्या होगी चीज़ें, प्रॉपर्टीज?
बोलो। जी। न्यूटन ने क्या कहा था कि डिफरेंट लाइट्स का क्या होगा? चलो मैं बता लेती हूँ। न्यूटन ने बोला था डिफरेंट लाइट्स के पार्टिकल का साइज डिफरेंट होगा, शेप डिफरेंट होगा। ये न्यूटन ने कहा था। इसी पॉइंट को थोड़ा सा एनहांस कर दिया हमारे पास हाइजन ने और बोल दिया कि डिफरेंट लाइट्स का डिफरेंट वेवलेंथ होगा, जो कि आपने देखा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के चक्कर में कि वेवलेंथ हर किसी लाइट की अपनी अपनी अलग अलग थी। ठीक है, अब सिक्स्थ पोस्टुलेट हमें क्या कहता है? सिक्स पोस्टुलेट हमें बोलता है कि डेफिनेटली इसने रिफ्लेक्शन भी बताई, जो कि उसने भी बताई थी न्यूटन कॉर्पसल थ्योरी ने। इसने भी रिफ्लेक्शन बताई, जो कि इंसिडेंट एंगल बराबर है रिफ्लेक्टेड एंगल के ऑन द स्मूथ सरफेस। 7 इसने रिफ्रैक्शन भी बताई। मुझे बताओ रिफ्रैक्शन क्या था? जो कि हमारे पास एयर मीडियम से जाता था और डेंस मीडियम में वो टूवर्ड्स द नॉर्मल हो जाता था। टूवर्ड्स द नॉर्मल लाइट बेंड कर जाती थी, उसको हम बोलते थे रिफ्रैक्शन। इट इज़ रिफ्रैक्टेड टूवर्ड्स नॉर्मल। ठीक है, तो ये हमारे पास हाइजन ने भी रिफ्रैक्शन बताया। 8 इसने स्नेल्स लॉ भी वो किया। एक मिनट, स्नेल्स नहीं स्नेल्स। इसने स्नेल्स लॉ को भी डिस्कवर किया। अभी स्नेल्स लॉ क्या है हमारे पास कि आपका जो इंसिडेंट रे का एंगल है, आप उसको डिवाइड करवा दोगे अपनी रिफ्लेक्टेड रे के एंगल को, तो वो आपको एक कांस्टेंट देगा। ये हमारे पास स्नेल्स लॉ है। हमारे टॉपिक का भी बिल्कुल भी हिस्सा नहीं है, ये आपके उसके टॉपिक का है जिसपे आप इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ते हो, मतलब जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स पढ़ते हो। उसमें हमारे पास स्नेल्स लॉ। देखो ये इंसिडेंट एंगल, रिफ्रैक्टेड एंगल, ये आपको मिलेंगे सारे आपके इंस्ट्रूमेंट के साथ, मतलब आपके जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स में। यहाँ पर सिर्फ इनकी एलेब्रेशन हुई हुई है थोड़ी थोड़ी, इतनी ज़्यादा नहीं। तो इसने भाई स्नेल्स लॉ को भी किया, रिफ्रैक्शन को भी किया, रिफ्लेक्शन को भी किया। चलो ये तो खैर न्यूटन कॉर्पसल थ्योरी ने भी किया था। फिर भाई क्वेश्चन आया। क्वेश्चन क्या आया? इन्होंने देखो हमारे पास क्या क्या चीज़ें न्यूटन साहब नहीं बता पा रहा था। वो इंटरफेरेंस नहीं बता पा रहा था, डायफ्रैक्शन नहीं बता पा रहा था, और पोलराइजेशन नहीं बता पा रहा था। ऐसा ही है। इस साहब ने, हाइजन ने, क्योंकि माना कि लाइट एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है, तो इसने इंटरफेरेंस भी बता दी। क्योंकि इंटरफेरेंस किसकी प्रॉपर्टी है भाई? वेव की तो प्रॉपर्टी है। और इसने लाइट को तो वेव माना हुआ है, लॉन्गिट्यूडनल वेव, तो वेव तो भाई इंटरफेयर करेगी ना। 10th इसने डायफ्रैक्शन को भी प्रूव कर लिया, क्योंकि डायफ्रैक्शन भी कौन करती है? वेव ही करती है। लेकिन अब बात आई किसकी? पोलराइजेशन की। पोलराइजेशन हमारे पास सिर्फ होती है किसके अंदर? पोलराइजेशन हमारे पास होती है सिर्फ ट्रांसवर्सल वेव के पास। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल वेव है। देखो मैकेनिकल वेव हमारे पास दो टाइप्स की होती हैं। दोबारा पूरी की पूरी वेव्स हमारे पास दो टाइप्स की होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और ट्रांसवर्सल वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को मीडियम नहीं चाहिए होता, ट्रांसवर्सल वेव्स को मीडियम चाहिए होता है। फिर ट्रांसवर्सल वेव्स हमारे पास दो टाइप्स में और डिवाइड होती हैं। सॉरी, मैकेनिकल वेव्स होता है वो। और मैकेनिकल वेव्स हमारे पास दो टाइप्स में और डिवाइड होती हैं, एक होती है ट्रांसवर्सल वेव्स और एक होती है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। अभी हमने बोला था कि हमारी जो लाइट है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव है, और हमारे पास जो पोलराइजेशन का जो इफेक्ट होता है ना, वो सिर्फ होता है ट्रांसवर्सल वेव के पास। क्योंकि ये पोलराइजेशन नहीं बता पा रहा था हाइजन, तो इसने, जो कि हमने पहले पोस्टुलेट में बोला था कि हमारे पास लाइट जो है वो लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव है, उसने उस लॉन्गिट्यूडनल वेव को कन्वर्ट करके बोल दिया कि अब हमारे पास लाइट एक लॉन्गिट्यूडनल वेव नहीं है, ये एक ट्रांसवर्सल वेव है, ट्रांसवर्सल मैकेनिकल वेव। समझ आ रहा है? क्योंकि ट्रांसवर्सल के अंदर हमारे पास पोलराइजेशन होती है ट्रांसवर्सल मैकेनिकल वेव के पास, लेकिन उसके पास नहीं होती लॉन्गिट्यूडनल के अंदर। तो इसलिए अब लॉन्गिट्यूडनल वेव नहीं है लाइट। हाइजन के मुताबिक दे आर ट्रांसवर्सल मैकेनिकल वेव्स, जिसमें अब पोलराइजेशन भी होगी। लेकिन जब अब इसने पोलराइजेशन भी चलो कर ली। कैसे पोलराइजेशन इसने की? बाय कन्वर्टिंग लॉन्गिट्यूडनल वेव इनटू इसमें ट्रांसवर्सल मैकेनिकल वेव के अंदर।
लेकिन अब बात आई जब ये बोल रहा था कि इसके जो पार्टिकल्स होंगे, वेव के पार्टिकल्स, वो रेक्टिलिनियर मोशन करेंगे। इसके जो पार्टिकल्स थे वो ऑक्सीलेट कर रहे थे अराउंड इट्स मीन पोजीशन, ये देखो। लेकिन क्योंकि अब हम ट्रांसवर्सल वेव पढ़ रहे हैं तो हमें पता है ट्रांसवर्सल वेव कैसे मूव करती हैं, ऐसे करती हैं मूव। बताओ हाँ या नहीं? जी। ट्रांसवर्सल वेव्स हमारे पास ऐसे मूव करती हैं या नहीं? देखो इसने लॉन्गिट्यूडनल वेव्स को ट्रांसवर्सल वेव्स के अंदर कन्वर्ट तो कर लिया इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन पोलराइजेशन, लेकिन अब इसको जो डिफिकल्टी आई वो ये आई कि जो इसने बोला था कि पार्टिकल्स इसके होंगे वो ऑक्सीलेट करेंगे, स्ट्रेट मोशन रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन करेंगे लाइट के, लेकिन हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल तो करवा रही थी, अब इसने ट्रांसवर्सल वेव में इसको कन्वर्ट कर दिया है। तो और ट्रांसवर्सल वेव हमारे पास इस टाइप की होती है। अब भाई इस वेव के पार्टिकल क्या ऐसे ऑक्सीलेट करेंगे, स्ट्रेट लाइन में ऑक्सीलेट करेंगे? डेफिनेटली नहीं, बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो इसलिए अब तो लाइट के पार्टिकल्स की रेक्टिलिनियर मोशन हुई या नहीं हुई? हाँ या नहीं? नो। बिल्कुल भी नहीं। इसके लिए इसने क्या किया, रेक्टिलिनियर मोशन करने के लिए इसने क्या किया, इसने इस ट्रांसवर्सल वेव की वेवलेंथ बिल्कुल ज़्यादा कम कर दी, बहुत ज़्यादा कम कर दी। तो भाई वेवलेंथ कम करी तो अब मुझे बताओ ये वेव ऐसे बनेगी? एक मिनट, ऐसे बनेगी? बहुत ज़्यादा वेवलेंथ कम कर दी है तो वेवलेंथ कम हो गई, तो मतलब ऐसे वेव बनेगी। तो अब इसको ऐसे बना दिया कि ऑलमोस्ट जो इसके पार्टिकल्स मूव करेंगे वो स्ट्रेट लाइन में मूव करेंगे। मुझे बताओ समझ आई ये हाइजन की प्रिंसिपल? रिपीट ये वाला पॉइंट। ठीक है, देखो इसने क्योंकि पोलराइजेशन इस नहीं बता पा रहा था लॉन्गिट्यूडनल वेव से, क्योंकि पोलराइजेशन सिर्फ ट्रांसवर्सल वेव्स के पास होती है, तो इसने अपने लॉन्गिट्यूडनल वेव को कन्वर्ट करवा दिया ट्रांसवर्सल वेव्स में, क्योंकि ट्रांसवर्सल में पोलराइजेशन हो रही थी। पोलराइजेशन तो इसने कम्प्लीटली एक्सप्लेन कर ली, लेकिन ट्रांसवर्सल वेव्स के अंदर पार्टिकल्स ऑक्सीलेट नहीं करते स्ट्रेट लाइन में, वो ऊपर नीचे हो रहे होते हैं। तो ऊपर नीचे ज़्यादा हो रहे हैं, तो अब तो भाई इसका थर्ड पोस्टुलेट जो इसने बोला था कि रेक्टिलिनियर मोशन करेंगे वो तो दोबारा गलत हो रहा है। इसलिए इसने उन ट्रांसवर्सल वेव्स की वेवलेंथ बहुत ज़्यादा कर ली, इतनी कम कर दी कि वो ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन ही बन गई। वेवलेंथ बहुत ज़्यादा कम कर दी तो स्ट्रेट लाइन बन गई, तो भाई उसके पार्टिकल्स भी तो अब स्ट्रेट ही मूव करेंगे, रेक्टिलिनियर मोशन में दोबारा आ गए। क्लियर है या नहीं? तो ये हमारे पास था हाइजन की वेव थ्योरी, हाइजन का वेव प्रिंसिपल। हम कल की क्लास में क्या पढ़ेंगे मैं आपको दोबारा से थोड़ा बता देती हूँ। कल की क्लास में हमें क्या पढ़ना है? कल की क्लास में हमें पढ़ना है हाइजन प्रिंसिपल ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स, जिसको हम वेव थ्योरी भी बोलते हैं। तो ये हाइजन की थ्योरी का ही कंटिन्यू पार्ट होगा, जिसको हम वेव थ्योरी बोलते हैं, और उस वेव थ्योरी में ही आपको पढ़ाया जाएगा वेव फ्रंट के बारे में, जो कि आपके बुक का टॉपिक है। अब हाइजन की थ्योरी जो है वो बुक में बहुत ज़्यादा छोटी दी हुई है, 4 लाइंस में दी हुई है, आप पढ़ सकते हो, बुक रीडिंग कर सकते हो। ये वेव फ्रंट मतलब हाइजन की प्रिंसिपल ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स या वेव थ्योरी हम कल पढ़ेंगे, वेव फ्रंट। अभी कोई क्वेश्चन है तो आप पूछो।